में शैतान दिखता है, मूर्ति में भगवान दिखता है। गुड़िया में शैतान दिखता है, मूर्ति में भगवान दिखता है। बड़ी अजीब है ये दुनिया, यहाँ हर कोई खुद से ही अनजान दिखता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा खड़ी, वणक्कम एंड हेलो। मेरा नाम है शिविका। वैसे आज ना मेरी हथेली में बड़ी खुजली चल रही है, लगता है पैसे आने वाले हैं। चलो, आपने ये नहीं सुना होगा, ये तो सुना ही होगा कि अरे छत पे कौवा काव काव कर रहा है, तेरा मामा आने वाला है। नहीं नहीं नहीं, कोई और भी आ सकता है। ये भी नहीं सुना। चलो, ये तो सुना ही होगा, अरे 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 रुक जा, बिल्ली रास्ता काट गई, अशुभ होता है यार, थोड़ा वेट कर, या फिर ऐसे कर, या माचिस है तो माचिस की तिल्ली जला दे, तो ये जो अशुभ कुछ भी हुआ है ना, ये शुभ में परिवर्तित हो जाएगा और तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। ये तो सुना ही होगा। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे समाज में जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये अंधविश्वास है। इंग्लिश में कहें तो सुपरस्टिशन। अब आप कहोगे तो क्यों बता रहे हो अंधविश्वास के बारे में, सुपरस्टिशन के बारे में? तो आज जो हमारी चैप्टर की जो पोइम है डस्ट ऑफ स्नो, वो इसी अंधविश्वास पे, इन्हीं सुपरस्टिशंस पे बेस है। तो उसे हम जानेंगे तो उससे पहले ज़रूरी है ना कि थोड़ी अंधविश्वास की बातें कर ली जाएं, पता तो कर लें कि अंधविश्वास है क्या क्या चीज़ें। वैसे ना आज मेरी हथेली में बहुत बार खुजली चलती रहती है, पर आज तो कोई पैसे वैसे आए नहीं है। तो चलो देखते हैं कि पोइम के अंदर क्या दिया है। ये जो पोइम है डस्ट ऑफ स्नो, ये फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी इंग्लिश की बुक है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, उसकी फर्स्ट पोइम है। तो इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर भी लिखेंगे। मैंने जब इस पोइम को पढ़ा था, बड़ी मज़ेदार पोइम थी, छोटी सी पोइम थी, बट इसमें जो मतलब है वो बहुत ही बढ़िया है। इसका जो मोरल निकला है लास्ट में पोइम का, वो बहुत ही अच्छा है कि सब कुछ आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि पोइम को लिखा किसने है। तो पोइम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है। इन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी पोइम्स लिखी हैं, जिनमें से एक है डस्ट ऑफ स्नो, और जो सेकंड पोइम है आपके फर्स्ट चैप्टर की फायर एंड आइस, वो भी इन्होंने ही लिखी है। आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो, आपको चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में, या फिर आई बटन पे भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डस्ट ऑफ स्नो लिखी है। अब देखते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो के अंदर आखिरकार है क्या। ये पोइम के 2 स्टेंजा हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे हम पहले थोड़ी सी ऊपर से जान लेते हैं कि पोइम में क्या क्या होने वाला है। तो ये देखो, यहाँ पे एक कौवा है, यहाँ पे एक हेमलॉक ट्री है, और ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी कि जो ऑथर हैं वो। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये कौवा ये भी अशुभ होता है, कहते हैं ना, या मरे हुए लोगों का प्रतीत होता है, या तो डेड सिंबल, या फिर कोई आने वाला होता है, कोई मेहमान आने वाला हो, बिन बुलाया भी हो सकता है, तो उसके लिए भी कौवा होता है। ऐसे हेमलॉक ट्री जो है ना, वो भी अशुभ होता है। अब कहोगे हेमलॉक ट्री अशुभ क्यों होता है? देखो, हेमलॉक ट्री के ऊपर वाइट कलर्स के फ्लावर होते हैं। अब मान लो वाइट कलर का फ्लावर इसके पास आके गिरा, इसने उसे टेस्ट करके देखा, तो ये पेड़ के नीचे से नहीं उठेगा, दुनिया से उठ जाएगा। मतलब ये जो प्लांट है हेमलॉक, ये एक पॉइजनस प्लांट होता है। इसका जो वाइट कलर का फ्लावर होता है उसमें जहर होता है, तो इसलिए जो हेमलॉक ट्री है वो भी अशुभ है। अब जब सारी चीज़ें अशुभ हैं, तो शुभ क्या होने वाला है, वो हम इस पोएम को पढ़ के जानेंगे कि शुभ क्या होगा। तो पहला स्टेंजा देखो, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ पे ये पोइट बैठे हैं, ये क्या कह रहे हैं, जैसे ये कौवा उड़ा, तो जैसे ये उड़ता है, तो यहाँ पे हेमलॉक ट्री के ऊपर थोड़ी बर्फ जमी हुई थी, तो डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स मेरे ऊपर आके गिरे हेमलॉक ट्री पे से। अब अगर कोई सोचे कि अरे भाई ये तो अशुभ पेड़ था, हेमलॉक ट्री पे से बर्फ गिर गई, अब तो सब कुछ बेकार ही होने वाला है, लेकिन असल में क्या हुआ? तो सेकंड स्टेंजा देखते हैं। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। ये क्या कह रहा है कि जैसे ही मेरे ऊपर वो बर्फ आके गिरी, मेरा तो मूड ही बदल गया। फिर मूड बदल गया तो पहले कैसा था? पहले वो दुखी थे कि कोई ऐसा दिल दिखाए जो टूट के ना टूटे, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो दिखाए। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर ये स्नो गिरी, वो हो गए जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो अचानक से उनका मूड जो था वो चेंज हो गया। फिर वो क्या कह रहे हैं कि उस बर्फ़ के गिरने से ना मेरा बचा कुछ जो दिन था
आधा दिन तो मैंने बर्बाद कर दिया दुखी रह रह के, लेकिन अब जो दिन था वो बच गया मेरा, अब मैं उसे एंजॉय करूँगा। तो यहाँ पे ruined का मतलब क्या है? इसका मतलब है ruined हो जाना, यानी कि बेकार हो जाना, ruined। अब हेमलॉक ट्री भी है यहाँ पे। सो हेमलॉक ट्री जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया, ये क्या है? एक पॉइजनस प्लांट है जिसके वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, विद वाइट फ्लावर्स। ठीक है, तो ये थी स्टोरी, 2 स्ट्रेंजर थे इसके अंदर, और बेसिकली यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं कि भैया हेमलॉक ट्री और कौवा दोनों के दोनों अशुभ माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे तो पोइट का मूड ही चेंज हो गया है। तो यहाँ पे इस पोएम के जरिए पोइट क्या कह रहे हैं कि सब कुछ ना आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। अब ये भी हो सकता था जैसे उनके ऊपर बर्फ गिरी तो वो सोच सकते थे कौवा उड़ के गया, उसके कारण बर्फ गिर गई, अब तो मेरा सत्यानाश होना तय है। बट यहाँ पे जैसे उनके ऊपर ठंडी ठंडी बर्फ गिरी सर पे, उनका मूड चेंज हुआ, ये अच्छा हुआ ना यहाँ पे। सो ये सब कुछ आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। अगर आपने मान लिया कि बिल्ली रास्ता काटने से अशुभ होता है, अब तो मेरा कांड होना निश्चित है, तो होगा। अगर आपने उसे स्लैप पोलाइटली लिया, भाई बिल्ली है चल के जाएगी, अब रास्ता आप भी तो ऐसे तो कोई आपको मान ले कि इंसान अगर दूसरे इंसान का रास्ता काट दे तो ये तो अशुभ है। सो इट्स ऑल अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस, सब कुछ आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। अब हम करेंगे इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड? हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज? डस्ट ऑफ स्नो क्या है और व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड, कि किससे पोइट का जो मूड है वो क्या हो गया? चेंज हो गया, और कैसे चेंज हो गया? तो इसका देखो, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मतलब क्या होता है? धूल होती है। तो डस्ट ऑफ स्नो यानी स्नो की भी ऐसा लाइट लाइट सी, थोड़ी अच्छा खासा भारी भरकम स्नो का वो नहीं। डस्ट ऑफ स्नो का यहाँ पे क्या? फाइन पार्टिकल्स, बर्फ के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, और यू कैन से फ्लेक्स ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो का ये मतलब है द सडन शॉवर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड। जब अचानक से वो कौवा उड़ा तो उसके उड़ने से जो स्नो के जो पार्टिकल्स थे वो पोइट के सर पे आके गिरे, तो उससे पोइट का मूड जो था वो चेंज हो गया। चेंज किस में हो गया? फ्रॉम सैड टू हैप्पी। पहले वो गा रहे थे ओ सितम कर गया ओ बेदर्दिया, लेकिन जैसे उन पे गिर गया एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया वाले मोड में आ गए। सो द पोइट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी, ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। जैसे ही उनके ऊपर वो बर्फ गिरी, यानी जो बर्फ के थोड़े बहुत पार्टिकल्स गिरे, उनका मूड चेंज हो गया और वो एकदम रिफ्रेश हो गए, और अब वो अपना बचे हुए दिन को एंजॉय करना चाहते थे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और चीज़, अब आप कहोगे कि शिविका सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तो दे रहे हो, लेकिन हम इन्हें लिखेंगे कैसे? तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स, इनकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे मिल जाएगी। तो आप जो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके ये सारे आंसर्स लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज फ्रोस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम? द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। ये कह रहा है कि नेचर को फ्रोस्ट ने, यानी रॉबर्ट फ्रोस्ट ने पोएम में कैसे दिखाया। अब वो आप लिखो, उसके लिए आपको हेल्प के लिए कहा गया है कि अगर आप इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स भी ढूंढ लेते हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि फ्रोस्ट ने नेचर को कैसे प्रेजेंट किया है पोएम में। तो पहला क्या है कि व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम? डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स? व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? कि आपको बताना है कि पोएम के अंदर यूजुअली जो हम बाकी पोएम पढ़ते हैं उनमें किन किन बर्ड्स के नाम होते हैं, और क्या क्रो को हमेशा ऐसे जैसे नॉर्मल बर्ड्स के नाम लगाया जाता है, ऐसे क्रो को पोएम में डाला जाता है, और अगर आपके दिमाग में क्या इमेज क्रिएट होती है जब आप क्रो के बारे में सोचते हो। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? एक हेमलॉक ट्री क्या होता है, एंड व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल और एन ओक और अ पाइन? कि भाई हेमलॉक ट्री क्या है, और पोएट ने इतने सुंदर सुंदर खूबसूरत पेड़ों को छोड़कर ये हेमलॉक को ही क्यों लिया है? तीसरा है कि व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट? जॉय और सोरो। क्रो और हेमलॉक ट्री जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जॉय या फिर सोरो। सो व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? और जो डस्ट ऑफ स्नो जो कि क्रो के उड़ने से उन पे गिरी थी वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करते? तो इन 3 क्वेश्चन के आंसर हम निकालेंगे, जिससे कि हमें ये जो पहला क्वेश्चन पूछा था कि फ्रोस्ट ने नेचर को कैसे प्रेजेंट किया है उसका आंसर निकल सके। तो देखो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था कि पोएम्स के अंदर जनरली कौन कौन से बर्ड्स मेंशन किए जाते हैं और क्या
क्रो को मेंशन किया जाता है और क्रो के बारे में सोचकर आपके दिमाग में क्या इमेज क्रिएट होती है. सो वी कैन राइट हियर दैट फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स नेचर इन वेरी डिफरेंट मैनर इन द पोइम. सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर, जनरली पोइट टेक्स द बर्ड्स एंड ट्रीज विच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी. ज़्यादातर जो कवि होते हैं, जो पोइट होते हैं, वो कैसे बर्ड्स का या फिर पेड़ों के नाम लेते हैं जो उनकी ब्यूटी के कारण जाने जाते हैं, जैसे चिड़िया, मोर, मोरनी भी हो सकती है, तो इस तरीके के लेते हैं. एंड गुड क्वालिटीज लाइक पिकॉक, पैरेट, कुकू, मैना एंड ट्रीज फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एटसेट्रा. लेकिन फ्रोस्ट ने यहाँ क्या किया है, बट हियर फ्रोस्ट हैज टेकन ए टोटली डिफरेंट अप्रोच. ही चोज अ क्रो विच इज नॉट ऑफन यूज्ड इन पोइम्स. अब देखो दूसरा सवाल उन्होंने क्या पूछा था कि क्या क्रो को पोइम्स में यूज में लिया जाता है कि नहीं. अमूमन ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में कौवे को नहीं डाला जाता है पोएम के अंदर, लेकिन यहाँ पे फ्रोस्ट ने ऐसा किया है. क्रो इज ब्लैक इन कलर, कौवा काले रंग का होता है और उसकी वॉइस भी काफ़ी बेकार होती है, काव काव, एंड इज बिलीव्ड टू बी अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन, और कौवे को अशुभ भी माना जाता है. तो अगर मैं कौवे के बारे में सोचूं तो काफ़ी डरावनी में जाती है. तो थिंकिंग ऑफ अ क्रो ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग एंड सोरोफुल पिक्चर टू अवर माइंड. तो ये हो जाएगा पहले का आंसर. जब हम कौवे के बारे में सोचते हैं, इससे बढ़िया मोर के बारे में सोचो ना, कौवे के बारे में क्यों सोचना. सेकंड देखो उन्होंने क्या कहा था कि हेमलॉक ट्री क्या होता है और बाकी जो सुंदर सुंदर पेड़ हैं उन्हें छोड़ के हेमलॉक ट्री क्यों लिया फ्रोस्ट ने. सो देखो हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस प्लांट, हमने ये पहले भी देखा, विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स. द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिडंट चूज टू यूज एन ओक, मैपल और पाइन ट्री. इसके बजाय उन्होंने क्या किया है, ही चोज दी हेमलॉक ट्री, और सारे सुंदर सुंदर पेड़ जो थे जो दुनिया में प्रेजेंट है उन्हें छोड़ दिया. लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों किया, ऐसा उन्होंने इसीलिए किया ताकि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके. एक्सप्रेस करने के लिए कि अगर मान लो वो बढ़िया सा एक मैपल ट्री ले लेते, लेकिन भैया वो तो उदास बैठे हैं, तो ऐसे में मैपल ट्री थोड़ी ना दिखाएंगे, उदास हैं, किसी भी कारण से हो सकता है, दिल टूटा हो, मम्मी ने झापड़ मार दिया हो, कुछ भी हो सकता है. सो उदास है, इसीलिए उन्होंने अपने मूड को, अपनी फीलिंग्स को दिखाने के लिए हेमलॉक ट्री को यूज में लिया था. तो ये हो गया सेकंड का आंसर. तीसरा क्या पूछा था कि यहाँ पे क्रो और हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डस्ट ऑफ स्नो आके उनके गिरी थी वो किसके लिए स्टैंड करती है. सो यहाँ पे देखो द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो एंड डिप्रेशन. कौवे को भी अशुभ माना जाता है, हेमलॉक ट्री को भी अशुभ माना जाता है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोरो, डिप्रेशन, फेल्ट बाय द पोइट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. इस दुनिया के अंदर जो पोइट की फीलिंग्स थी, जो इमोशंस थे, उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे उन्हें यही मिले थे, कौवा और हेमलॉक ट्री, जो कि उनके दुख को दिखाते हैं. द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एनर्जी. अब देखो जैसे वो डस्ट ऑफ स्नो उनके सर पे आके गिरी थी, क्या हो गया था, वो एकदम रिफ्रेश हो गए थे, एकदम खुश हो गए थे और एनर्जेटिक हो गए थे. तो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नेचुरल जॉय एंड एनर्जी को. द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री मीन्स passing through the sad and depressing moment. The poet is entering into the time full of joy and optimism. जहाँ पे पहले उदास थे, निराश हो गए थे, वहाँ पे अब क्या हो गए, खुश हो गए और आशावादी कि नहीं अभी तो ज़िंदगी में और कुछ भी है, बहुत कुछ करना है. तो ये डस्ट ऑफ स्नो के गिरने के कारण हुआ. और वो कैसे गिरी, जब कौवा उड़ा. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कौवा और हेमलॉक ट्री क्या है, ये अशुभ हमारे मानने की बात है, देखा जाए तो थिंकिंग पे डिपेंड करता है. तो ये हो जाएगा इसका आंसर. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस, हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे. कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी दिन आप बहुत ही उदास बैठे हो, डिप्रेशन के अंदर हो, और कोई एक ऐसा मोमेंट हुआ जिससे कि आपका मूड चेंज हो गया. तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है. भाई सब अपने अपने एक्सपीरियंस देखो, हमारी ज़िंदगी में तो डेली आते रहते हैं, तो आप में भी जो भी एक्सपीरियंस किया हो, आपका जो भी दिन हो ऐसा ख़राब, तो और आपका अचानक से मूड चेंज हो गया हो किसी इंसिडेंट को लेके, तो आप वो लिख सकते हो. अब कहो कि नहीं हमारी बहुत बढ़िया ज़िंदगी है, एकदम नो टेंशन, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, तो फिर ये आंसर लिख लो जो कि मैंने अपने दिल से लिखा है. देयर हैव बीन इन्यूमरेबल टाइम, जैसा मैंने कहा ऐसा कोई दिन ही नहीं बीतता कि बेकार ना जाए, थोड़े बहुत तो आ ही जाता है, दुख दर्द तकलीफ, इसी से तो इंसान मजबूत बनता है. सो देयर हैव बीन इन्यूमरेबल टाइम्स व्हेन आई टू हैव फेल्ट डिप्रेस्ड एंड होपलेस. कोई उम्मीद ही ना बची हो,
नहीं, डिप्रेस्ड हो सकता है। आई एम नॉट होपलेस, यू कैन राइट इट। समटाइम्स सच मोमेंट्स वर अराउज्ड बाय अदर पीपल्स बिहेवियर एंड एटीट्यूड एंड समटाइम्स ड्यू टू माय ओन कंडक्ट। कभी कभी दूसरे लोग कर जाते हैं बकैती, तो उनके कारण हमारा मूड खराब हो जाता है, और ना हम भी कौन से दूध के धुले हुए हैं, हमारे किए गए कुछ कर्म कांडों के कारण मूड खराब हो जाता है। सो ऑन वन ओकेजन व्हेन आई वाज वेरी अपसेट, मैं बहुत ही उदास थी, अपसेट थी, आई वेंट आउट फॉर अ वॉक। मैं सोची चलो थोड़ा सा वॉक पे जाया जाए, या आप भी लिख सकते हो। वाइल वॉकिंग इन द पार्क आई सो अ गर्ल प्लेइंग विद अ पपी। मैंने एक लड़की को एक पपी के साथ खेलते हुए देखा एंड एम्ब्रेसिंग एंड फीडिंग हिम। वो उसे मस्त आराम से प्यार कर रही थी और उसे खाना खिला रही थी। दिस लिटिल जॉय दैट दे शेयर्ड चेंज माई मूड। तो वो जो पूरा मूवमेंट था ना, उसे देख के मेरा मूड चेंज हो गया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मेरा बाकी का जो दिन था वो भी खुशी खुशी गया, और मैं भी उनके साथ जाके खेलने लगी। सो यू कैन राइट दिस आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, और इन सब की PDF जैसे मैंने कहा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे हो जाता है ये पोइम, हो जाती है ये पोइम ख़त्म। अगर आपको लगा कि हाँ शिविका तुमने इस पोइम के मर्म को सही तरीके से समझा था और हमें समझाया भी, मैंने अपनी लर्निंग आपके साथ शेयर की, आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अपनी लर्निंग अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी रटे ना इस पोइम को कि एक एक स्टेंजा को रटते जाओ, समझें कि ये किसके ऊपर बेस्ड है और ये अंधविश्वास कुछ नहीं होता है, और आंसर्स कैसे लिख सकते हैं। तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, और आगे जो भी मैं वीडियो डालूं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, उसके लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।